हम लोगों ने अपनी लास्ट क्लास के अंदर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में देख लिया था, मतलब मैंने आपको थोड़ा बहुत लिखवा दिया था। और अब अपन इसके आगे की बात करते हैं, ठीक है? ठीक है, चलिए। तो देखना ये है कि किस तरीके से होता है। मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास के अंदर देखो आपको ग्राफ के बारे में भी बताया था कि भाई किस तरीके से आपका जो ये जो रहेगा डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व कैसा होता है। जब अपना कांस्टेंट रहता है तब स्ट्रेट लाइन आती है, जब कांस्टेंट रेट होती है, इंक्रीजिंग रेट होती है तो ऐसे कॉनकेव होता है, डिक्रीजिंग होती है तो कॉन्वेक्स होता है। ये सारी बातें मैंने इसलिए बताई थी ताकि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में आपको मैं सारी चीजें अच्छी तरीके से समझा सकूं। अब आती है बात यहाँ पर कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के कितने नाम है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी बोलते हैं इसको, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बोलते हैं। जैसे अपन ने देखो वहां पर देखा था ना, पिछली एग्जांपल में बर्गर और पिज्जा का एग्जांपल दिया था मैंने आपको। वहां पे मैंने कॉम्बिनेशन बताए थे आपको, देखो यहाँ पर कि अगर 15 बर्गर बनाते हो तो 0 पिज्जा होंगे। फिर एक पिज्जा मतलब बना रहे हो एडिशनल तो आपको बर्गर कम करने पड़ेंगे। एक और पिज्जा बनाते हो तो आपको बर्गर और कम करने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है। यही समझाया था मैंने। लेकिन बर्गर कितने कम करने पड़ेंगे, ये इसके अलग अलग टेंडेंसीज थी। केस 1 था, केस 2 था, केस 3 था। पहले केस के अंदर तो हमने देखा कि पहले में आपने एक सेक्रीफाइस किया, फिर 2 का किया, फिर 3 का किया, फिर 4 का किया, फिर 5 का किया। लेकिन दूसरे केस में आपने क्या देखा कि हमने कॉन्स्टेंटली सेक्रीफाइस किया। फिर तीसरे केस में आपने क्या देखा, पहले बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस किया, फिर कम किया, फिर और कम किया, फिर और कम किया, है ना? लेकिन सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा। सेम बात यहां पर है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में। इट इज अ कर्व विच डिपिक्ट्स ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। दो गुड्स कौन कौन से हैं? बर्गर पिज्जा। उसके सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन को डिपिक्ट करता है। क्या मतलब डिपिक्ट? मतलब बताता है। कौन? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या बताता है? सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन बताता है। किसके? दो गुड्स के। अगर बर्गर इतना है अगर आप बना रहे हैं तो पिज्जा कितने बना पाएंगे? बर्गर अगर आप पिज्जा अगर आप ज्यादा बनाते हो तो बर्गर कितने कम करने पड़ेंगे? अगर पिज्जा को और ज्यादा करते हैं तो बर्गर और कितने कम करने पड़ेंगे? इनके कॉम्बिनेशंस को बताना किसका काम होता है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का। ठीक है, तो ये आपकी डेफिनेशन के अंदर आपसे पूछा जा सकता है 1 मार्क का क्वेश्चन। तो उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा इसको। और अब मैं इसके अजम्पशंस लिखवाने जा रहा हूं। कुछ अजम्पशंस फॉलो होते हैं जो हमको लिखने हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के क्या अजम्पशंस हैं, यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कब वर्क करेगा, जब ये अजम्पशन जो है ना चलेंगे तब। ए पॉइंट, पहला अजम्पशन है रिसोर्सेज आर फिक्स्ड। रिसोर्सेज फिक्स्ड रहेंगे। मैंने देखो बर्गर और पिज्जा वाले एग्जांपल में भी ये बताया था। बर्गर और पिज्जा को बनाने के लिए आपके पास मटेरियल लिमिटेड है। अगर 0 बर्गर बन रहे हैं, ये देखो यहां बताया था, अगर 0 पिज्जा बन रहे हैं तो बर्गर 15 बना सकते हो। अगर आपको पिज्जा बनाना है एक, तो बर्गर कम करना पड़ा। बर्गर कम क्यों करना पड़ा? अगर एक पिज्जा बना रहे हो तो बर्गर भी 15 रहने दो ना, पिज्जा भी बना दो एक। अब आप बोलोगे सर ऐसे कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है तो, क्योंकि हमारे पास बर्गर और पिज्जा के लिए मटेरियल लिमिटेड है, सीमित है हमारे पास मटेरियल, रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है ना? तो ये चीज है। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कब वर्क करता है? जब आपके पास रिसोर्सेज फिक्स है। दूसरा दूसरा है टेक्नोलॉजी कैन नॉट बी चेंज्ड। याद रखना, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व तभी वर्क कर पाएगा जब टेक्नोलॉजी में चेंजेस ना हो। टेक्नोलॉजीज कैन नॉट बी चेंज्ड, ठीक है, तभी पीपीसी वर्क कर पाता है। फिर सी पॉइंट, सारे रिसोर्सेज को यूज करना जरूरी है। रिसोर्सेज आर फुली यूज्ड, पूरे रिसोर्सेज यूज करो आप, यानी जितना मटेरियल है पूरा यूज कर लेंगे बर्गर पिज्जा में, तभी काम कर पाएगा ये। और डी अजम्पशन जो है सबसे इंपॉर्टेंट अजम्पशन है, स्टार लगा लेना और इंपॉर्टेंट लिख देना। क्या? रिसोर्सेज आर रिसोर्सेज आर नॉट resources are not equally
equally efficient in production of both the goods। अब इस बात से देखो क्या मतलब है, जरा बात को ध्यान से समझना। ये देखो, इसको हाईलाइट कर लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। क्या कहना चाहते हैं इस पॉइंट को समझाने के लिए, देखो मैं लूंगा एक एग्जांपल, एक एग्जांपल लेता हूं देखो आपके लिए। अब देखो वो एग्जांपल क्या है, स्टार डाल के मैं आपको एक बात बताता हूं। मान के चलो आप में से कोई स्पोर्ट्स वाला बच्चा है, ठीक है, वो टेनिस खेलता है, टेनिस नेशनल चैंपियन है टेनिस का। अगर उसको एक बार बोला जाए अब से तुम टेबल टेनिस खेलना चालू कर दो, क्या वो टेबल टेनिस भी उतना ही एफिशिएंट खेल लेगा जितना वो टेनिस खेलता है? नहीं खेल पाएगा ना। क्या विराट कोहली जितना अच्छे तरीके से क्रिकेट खेलता है, क्या उतने अच्छे तरीके से फुटबॉल खेल लेगा? नहीं खेल पाएगा ना। तो सेम बात बच्चों यहीं पर लगती है कि आपके जो भी आप रिसोर्सेज यूज कर रहे हो, जो भी आप रिसोर्सेज यूज कर रहे हो प्रोडक्शन के लिए, सारे रिसोर्सेज इक्वल एफिशिएंट नहीं है। सारे रिसोर्सेज इक्वल एफिशिएंट नहीं है। इसी वजह से सेक्रीफाइस पहले एक का करना पड़ा, फिर दो का करना पड़ा, फिर तीन का, फिर चार का, फिर पांच का। इसके ऊपर और मैं डिटेल चर्चा करूंगा, लेकिन अभी के लिए आपको यही मानते हुए चलना है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व तभी वर्क करेगा जब आप ये अजम्पशन लेते हुए चलोगे कि सारे रिसोर्सेज इक्वल एफिशिएंट नहीं है। ठीक है, अब देखो सुनो, अब मैं इसके अंदर एक लेता हुआ चलता हूं आपके एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल लेता हुआ चलता हूं, देखो लिखो आप लोग मेरे साथ साथ, इस एग्जाम्पल को लिखो। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल। इससे समझाने की कोशिश करूंगा। यहां एक लाइन खींचो, ठीक है, यहां पर भी एक लाइन खींच दो। ये पहला कॉलम, ये गुड्स एक्स, गुड्स वाई, इस कॉलम को खाली छोड़ दो और ये हो जाएगा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इस कॉलम में लिखना चालू करो आप प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज। ठीक है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज, फिर लिखो गुड्स एक्स। गुड्स एक्स में क्या लिखोगे? पिज्जा। फिर यहाँ लिखो गुड्स वाई। गुड्स वाई में क्या लिखोगे? बर्गर। वही एग्जांपल लेता हुआ चल रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, और यहाँ लाइन खींच दो। ठीक है, यहाँ लिखो ए बी सी, फॉर्मेट एक्सटेंड कर देना। ठीक है, डी ई एफ। ठीक है, ये अलग अलग कॉम्बिनेशन के मैंने नाम दे दिए पॉसिबिलिटीज। प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटीज क्या है? पहली पॉसिबिलिटी मैंने आपको बताई थी, जीरो, जीरो पिज्जा 15 बर्गर, है ना। फिर मैंने क्या बात बताया था, अगर आप एक पिज्जा बढ़ाना चाहते हो तो आपको बर्गर कम करने पड़ेंगे 14, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है। फिर अगर आप एक पिज्जा और बढ़ाना चाहते हो तो बर्गर और कम करने पड़ेंगे 12। अगर और पिज्जा बढ़ाया और कम कर दो, है ना।
और पिज़्ज़ा बढ़ाया तो और कम कर दो, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? ये हो जाएगा 9। फिर और बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 5, और फिर और बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 0। यही वाला एग्जाम्पल था हमारा। अब देखो, अगर मैं आपसे ये बात बोलता हूं कि 15 से 14 पर आने, मतलब एक पिज्जा और बनाने के लिए हमने इसको कम कर दिया, कितना कम किया? 1 का कम किया, ठीक है। फिर और एक बढ़ाने के लिए मैंने इसको कितना कम किया? 2 का कम किया। और एक बढ़ाने के लिए मैंने और कितना कम किया? 3 कम किया। फिर एक और बढ़ाने के लिए मैंने क्या कम किया? 4 कम किया। फिर एक और बढ़ाने के लिए मैंने क्या कम किया? 5 का कम किया। तो आपने क्या देखा कि हम क्या कर रहे हैं? सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस बढ़ता जा रहा है आपका सेक्रीफाइस। इस सेक्रीफाइस का एक नाम होता है, और उस नाम को हम क्या बोलते हैं? उस नाम को हम बोलते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जिस चीज को मैं बोल रहा था ना सेक्रीफाइस, उसका नाम होता है एक्चुअल में मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो क्या बोलोगे आप? हमारी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? आप बोलोगे इंक्रीजिंग है हमारी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्लियर है? हमारी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसी है? इंक्रीजिंग है, यही बोलोगे ना। अब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीजिंग होती है तो आपको पता है कि आपका कर्व कैसे बनता है, याद है? आपको बताया था, देखो मैंने यहाँ पे, ये देखो इंक्रीजिंग रेट ऑफ सेक्रीफाइस कैसे बताया था मैंने? कॉनकेव बनता है, ऐसे ही बताया था ना। तो कैसे बनाओगे इसका ग्राफ? ऐसे बनाओगे, ये आपकी वाई एक्सिस, ये आपकी एक्स एक्सिस, यहां ले लोगे पिज्जा, यहां क्या ले लोगे? वाई 0, है ना। यहां ले लिया मैंने बर्गर, ओके। और ये आपका बन जाएगा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इस पॉइंट से कॉनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ठीक है। अब ये है आपका क्या? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। क्या है ये आपका? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक है। अब अब देखो, अब मैं आपको एक बात बताता हूं। अब आप मान मान के चलो, एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बात बता के चल रहा हूं। मान के चलो आपके पास रिसोर्सेज में 100 रुपए हैं। अब बर्गर और पिज्जा अगर आपको बनाना है, और मान के चलो अगर आपका यहां पर पॉइंट आता है से एक्स पीपीसी के ऊपर आता है, तो आप क्या बोलोगे? मेरे 100 के 100 रुपए मैंने पूरे खर्च कर दिए, 100 के 100 रुपए मेरे पूरे खर्च हो गए, है ना। एक एक कंडीशन तो ये हो सकती है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि आपका पीपीसी के अंदर पॉइंट आए, कहां पर? यहां पर। तो आप क्या बोलोगे? मेरे 100 रुपए पूरे खर्च ही नहीं हुए, मेरे तो कितने खर्च हुए? केवल 60 रुपीज खर्च हुए। लेकिन हमारी देखो पीपीसी की एक कंडीशन थी, क्या थी? कि पीपीसी यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का अजम्पशन है कि रिसोर्सेज आपके फिक्स्ड हैं और रिसोर्सेज आर फुली यूज्ड होने चाहिए। यानी अगर 100 रुपए मैंने आपको दिए हैं तो 100 के 100 पूरे यूज होने चाहिए, तभी वो पीपीसी के ऊपर आएगा पॉइंट। अगर 100 रुपए का रिसोर्सेज है आपके पास, अगर आप 60 रुपए खर्च कर रहे हो, तो क्या आपके रिसोर्सेज पूरे खर्च हुए हैं? नहीं, तभी तो पीपीसी के अंदर पॉइंट आया है। तो पहली कंडीशन क्या हो सकती, पहला सिचुएशन क्या हो सकती है? या तो पीपीसी के ऊपर पॉइंट आ जाए। दूसरा आपकी कंडीशन क्या हो सकती है? पीपीसी के अंदर आ जाए। और तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है? कि जेड पीपीसी के बाहर आ जाए। 3 कंडीशन हो सकती है। तो मैं आपको देखो तीनों कंडीशन का टर्मिनोलॉजी बताऊंगा। अगर पीपीसी यानी जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के अगर ऊपर पॉइंट आ रहा है, जिसको अपन एक्स नाम दिया है, तो इसको आप क्या बोलोगे?
हमने अपने रिसोर्सेज का पूरा पूरा यूटिलाइजेशन किया है, जो 100 रुपए में दिए गए थे हमने उसको पूरा पूरा यूज किया है, यानी फुली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्या बोलोगे? हमने अपने रिसोर्सेज का पूरा पूरा यूज किया है, फुली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है। वही केस क्या था? वही केस के अंदर देखो 60 रुपीज आपके क्या कहते हैं खर्च हुए थे, पॉइंट अंदर आया था, तो आप क्या बोलोगे? हमारे रिसोर्सेज पूरे खर्च नहीं हुए, तो इस टर्मिनोलॉजी का नाम क्या देंगे? अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, है ना। और जेड, जेड केस बाहर आ गया था पीपीसी के। क्या बाहर पीपीसी के बाहर पॉइंट आ सकता है? आपको मम्मी ने दिए 100 रुपए और आप खर्च करके आ गए 500 रुपए, ऐसा पॉसिबल है? रिसोर्सेज जितने होंगे उसके अंदर ही तो आएगा ना। तो क्या पीपीसी के बाहर पॉइंट आ सकता है? आंसर है नहीं, क्योंकि रिसोर्सेज जितने होंगे उतना ही तो खर्च करेंगे। तो कई बच्चे इसको पता है क्या बात बोल देते हैं, कई बच्चे इसको ये नाम लिखकर आ जाते हैं ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कई बच्चे ऐसा नाम लिखकर आ जाते हैं। जबकि आप खुद सोचो कि मम्मी ने दिए 100 रुपए, तो क्या आप 200 रुपए खर्च कर सकते हो क्या? जब दिए ही 100 रुपए हैं तो 200 रुपए कैसे खर्च करोगे? तो ये नाम लिखना सरासर गलत है। तो इसका नाम हमें क्या लिखना चाहिए? इसका नाम लिखना चाहिए अपन को अनअटेनेबल। जेड पॉइंट का नाम क्या हो गया? अनअटेनेबल। अनअटेनेबल है ये, अनअटेनेबल। ठीक बात है। तो देखो यहां तक मैंने आपको सारी बातें समझाई। अब अब देखो जो मैं आपको बात समझाने जा रहा हूं ना, उस बात को आप और समझ लो। देखो कि क्या चीज होती है बेसिकली। देखो क्या चीज है, इस डायग्राम को देखो। अब आप डायग्राम को, ये जो डायग्राम बनाया था ना मैंने, इसमें मैंने ये वाला कॉलम खाली छुड़वा दिया था। अब इस कॉलम को जरा गौर से देखना कि मैंने एक बर्गर एक बर्गर देखो मैंने जो है ना सेक्रीफाइस किया। एक बर्गर मैंने देखो सेक्रीफाइस किया, और गेन कितने का हुआ? एक पिज्जा का। देख रहे हो आप? एक बर्गर सेक्रीफाइस है एक पिज्जा के लिए। इस सिचुएशन में, फर्स्ट वाली सिचुएशन के अंदर देखो, आप देख रहे हो। सेकंड वाली सिचुएशन के अंदर देखो। अब आप सेकंड वाली सिचुएशन क्या बात बोलती है? अब मैंने देखो एक पिज्जा के लिए, एक पिज्जा एक्स्ट्रा और के लिए, अब की बार मैंने देखो कितने सेक्रीफाइस किए? दो बर्गर सेक्रीफाइस कर दिए, है ना। फर्स्ट सिचुएशन के अंदर एक बर्गर सेक्रीफाइस किया एक पिज्जा के लिए, फिर दो बर्गर सेक्रीफाइस किए एक पिज्जा के लिए। रेशो बन रहा है, देख रहे हो आप कैसा रेशो बन रहा है ये। फिर तीन बर्गर सेक्रीफाइस किए केवल एक पिज्जा के लिए, फिर चार बर्गर सेक्रीफाइस किए केवल एक पिज्जा के लिए, फिर पांच बर्गर सेक्रीफाइस किए केवल एक पिज्जा के लिए। तो अगर मैं आपको बोलूं कि बताओ इसका रेशो क्या आ रहा है, तो आप बोलोगे सर देखो 1/1 तो 1 आएगा। इसमें क्या बोलोगे आप? 2/1 तो 2 आएगा। 3/1 3 आएगा। ये रेट आ रहा है ना ये। 4/1 4 आएगा। 5/1 5 आएगा। तो ये जो अपन निकालते हैं ना रेशो, इस रेशो को अपन क्या बोलते हैं? मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। देखो क्या होगा आपके, जब आप पढ़ोगे ना बुक को या आपके क्वेश्चंस आएंगे, तो उनमें इस तरीके की टर्मिनोलॉजीज लिखी हुई आएगी, फिर आप सर खुजाते रह जाओगे कि सर ये क्या मतलब है, सर इसका क्या मतलब है, सर एक जैसी चीजें दिखती हैं। अब देखो मैंने आपको पूरा सिनेरियो क्लियर कर दिया कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। ठीक है, अब आपको क्या काम करना है? मैंने आपको यहां पर पीपीसी की डेफिनेशन तो लिखवा दी थी, यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की। अब आपको यहां पर डेफिनेशन लिखनी है किसकी? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की। तो लिखो आप मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जिसको आप सेक्रीफाइस बोलते हो, कॉस्ट। शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या बोलेंगे? MOC। ठीक है,
शॉर्ट फॉर्म में से क्या बोलते हैं, एमओसी। इसके बारे में लिखना चालू करो। इट इज द अमाउंट, इट इज द अमाउंट ऑफ वन गुड। अब यहां बर्गर पिज्जा का एग्जांपल देते अच्छा नहीं लगता तो लिख लो से राइस, से राइस सेक्रीफाइस्ड, राइस का आपने कितना सेक्रीफाइस किया, टू प्रोड्यूस वन मोर यूनिट ऑफ, वन मोर यूनिट ऑफ अनदर गुड्स। जो अनदर गुड्स है हमारे वाले एग्जाम्पल के अंदर, एक जो एक्स्ट्रा गुड्स लिया था आपने वो पिज्जा लिया था, अब पिज्जा की जगह मैं यहां लिख रहा हूं व्हीट, और बर्गर को जो आपने सेक्रीफाइस किया था उसकी जगह लिख दिया मैंने राइस। तो यानी हर एक, आप देखो आपने जब वो बनाया था इसका क्या कहते हैं शेड्यूल, तब भी ये लिखा था फॉर एवरी वन यूनिट ऑफ पिज्जा, यानी फॉर एवरी वन यूनिट ऑफ व्हीट हाउ मच सेक्रीफाइस इन द बर्गर, हाउ मच सेक्रीफाइस इन द व्हीट, सॉरी हाउ मच सेक्रीफाइस इन द राइस। तो यानी फॉर एवरी वन यूनिट ऑफ पिज्जा हाउ मच सेक्रीफाइस ऑफ द बर्गर। तो जितना आप सेक्रीफाइस करते हो वही तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, तो डेफिनेशन में भी तो यही लिखा है मैंने। इट इज द अमाउंट ऑफ वन गुड्स से राइस सेक्रीफाइस टू प्रोड्यूस वन मोर यूनिट ऑफ अनदर गुड्स। तो जो सेक्रीफाइस करते हैं वही मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है। अब नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हमारी क्या आ रही है, वो आ रही है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जिसे अपन प्यार से क्या बुलाती है मम्मी घर पे, एमआरटी बुलाती है, ठीक है। तो इसका क्या मीनिंग है, पहले मीनिंग लिख लो, फिर मैंने जो डायग्राम के अंदर आपको शेड्यूल के अंदर सारी बात समझाई है उससे कंपेयर करवा दूंगा। तो लिखो इसका मतलब, इट इज डिफाइंड एज रेशो, इट इज डिफाइंड एज रेशो, हाँ जी, इट इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ वन गुड sacrificed for, ratio of one goods sacrificed for production of, sacrificed for production of one additional unit, one additional unit of other goods, वन एडिशनल यूनिट ऑफ अदर गुड्स। तो देखो इसके अंदर क्या चीज लिखी है अपन ने, चीज एक ही है एमओसी यानी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन चीज एक ही है, लेकिन इसको किस में शो कर देते हैं अपन, रेशो में। अब आप देखो ऊपर भी तो मैंने इसको रेशो में ही शो किया है, वन बर्गर सेक्रीफाइस इस रेशो वन पिज्जा, वन पिज्जा का गेनिंग हुआ, वन बर्गर का सेक्रीफाइस, टू बर्गर का सेक्रीफाइस, वन पिज्जा गेनिंग, थ्री बर्गर का सेक्रीफाइस इज टू वन पिज्जा गेनिंग, फोर बर्गर का सेक्रीफाइस इज टू वन पिज्जा गेनिंग। तो अपन ने क्या चीज देखी, रेशो के अंदर जब आप शो कर रहे हो तो वो क्या हो गया आपका मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसका फॉर्मूला भी यही है, सेक्रीफाइस अपॉन, देखो आपने कैसे निकाला एमआरटी, कैसे निकाला, मैंने बोला वन अपॉन वन, टू अपॉन वन, थ्री अपॉन वन। तो जो सेक्रीफाइस था उसको आपने ऊपर लिखा और गेनिंग वाले को नीचे लिखा। तो अगर आपसे कल को पूछा जाए कि भाई एमआरटी का फॉर्मूला बताओ, यानी मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का, तो क्या फॉर्मूला बताओगे, एम आर टी इज इक्वल्स टू, डेल्टा मतलब होता है चेंज ऑफ गुड्स सेक्रीफाइस, जितने आपने गुड्स को सेक्रीफाइस किए उसको आप ऊपर दिखाओ, डिवाइडेड बाय चेंज ऑफ गुड्स प्रोड्यूस, यानी जो गेन किए हैं अपन ने। जैसे पिज्जा आपने गेन किया था, ठीक है, सेक्रीफाइस बर्गर किया था, तो इधर इधर आ गया बर्गर और इधर आ गया पिज्जा। तो ऐसे आपका बन जाएगा, आप किसी भी चीज का एमआरटी निकाल सकते हो, है ना।
अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको देखो बात बताने जा रहा हूं, यहां पर एक वो डाल दो, जैसे बोलते हैं स्टार। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं आपको, क्या एमसीक्यू में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन आपको, तो वो मैं आपको लिखवा देता हूं यहां पर। एमआरटी जो होता है ना, एमआरटी इज द स्लोप ऑफ पीपीसी। कल को मान लो आपसे स्लोप ऑफ पीपीसी पूछा जाए तो आप एमआरटी निकाल के दिखा देना, ठीक है। कल को मान लो आपसे स्लोप ऑफ पीपीसी कर पूछा जाता है, बताओ स्लोप ऑफ पीपीसी क्या है, तो आप एमआरटी निकाल के ही दिखाओगे। तो ये था अब तक की सारी बातें। तो उम्मीद करता हूं पीपीसी के बारे में जो अब तक मैंने आपको सारी बात बताई आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी। तो देखो बच्चों, अब जो देखो मैं आपको आगे बात बताने जा रहा हूं ना, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, अब मैं आपको आगे बात बताऊंगा। अब देखो, अब अपन को क्या काम करना है। अब इसके आगे देखो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ प्रॉपर्टीज। जब पीपीसी कर्व के बारे में अपन ने सारी बातें पढ़ी, अब अपन उसके प्रॉपर्टीज के बारे में बात पढ़ेंगे। तो देखो लिखना चालू करो, प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी, प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी, ठीक है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन करीबन आपसे पूछा जाता है कि पीपीसी की क्या प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है। फर्स्ट लिखो, पीपीसी इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। ये बात तो देखो मैं आपको पहले भी बता चुका था, पीपीसी कर्व हमेशा क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ऊपर से नीचे की ओर जाता है ना, पढ़ा था ना आपने, ऐसे जाता है ना। अगर मान लो ये इंक्रीजिंग रिटर्न होगा तो ऐसे जाएगा, सॉरी अगर, हाँ इंक्रीजिंग रिटर्न है तो, डिक्रीजिंग रिटर्न होगा तो ऐसे जाएगा, और कांस्टेंट रिटर्न होगा तो कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, स्ट्रेट लाइन। यही बात पढ़ाई थी ना। लेकिन चाहे कोई सा भी केस देखो, जा तो ऊपर से नीचे ही रहा है ना, जा तो देखो ये भी ऊपर से नीचे रहा है, जा तो ये भी ऊपर से नीचे ही रहा है ना। तो जाएगा कैसे, हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग जाएगा। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है कि पीपीसी कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है। आगे, इट इज कॉनकेव, कॉनकेव टू द ओरिजिन, ठीक है। कॉनकेव कॉन्वेक्स पढ़ा था ना अपन ने, देखो कॉनकेव टू द ओरिजिन, देखो ये बताया था ना। जैसे बाहर की ओर उभरा हुआ होता है उसको क्या बोलते हैं, कॉनकेव बोलते हैं ना। तो पीपीसी कर्व हमेशा कैसा होगा, कॉनकेव टू द ओरिजिन होगा। यहां तक भी बात ठीक है। अच्छा, अब आगे क्या बात बोल रहे हैं, पीपीसी कर्व, पीपीसी कैन, स्ट्रेट नहीं हो सकता। अभी देखो पीपीसी कैन शिफ्ट, पीपीसी कैन शिफ्ट टू द राइट, पीपीसी कैन शिफ्ट टू द राइट और टू द लेफ्ट। पीपीसी राइट और लेफ्ट दोनों ही शिफ्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो देखो, अब देखो इसके अंदर आपको देखो एक चीज लिखनी जरूरी है कि यहां यहां जो मैंने लिखा है ना, इट इज द कॉनकेव टू द ओरिजिन, इसके आगे लिखो बिकॉज। ये कॉनकेव क्यों होता है, आपका क्वेश्चन आ सकता है कि वाई पीपीसी कर्व इज कॉनकेव टू द ओरिजिन, तो आप बोलोगे बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग। अब आपको रीजन तो पता है ना इसका, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग एमओसी, एमओसी की इंक्रीजिंग की वजह से कॉनकेव होता है ना। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर जो आपको ध्यान रखना है कि आपसे पूछा जाए क्वेश्चन के अंदर, बताओ कॉनकेव क्यों होता है, तो आप बताओगे बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग एमओसी। तो पहला पॉइंट हो गया डाउनवर्ड स्लोपिंग, दूसरा हो गया कॉनकेव, और तीसरा पॉइंट क्या हो गया कि ये शिफ्ट हो सकता है राइट में भी और लेफ्ट में भी, ठीक है। तो राइट और लेफ्ट में कैसे शिफ्ट हो सकता है, इसके आगे में इसको डिटेल इसकी चर्चा करेंगे अपन। तो एक बार के लिए देख लेते हैं अब तक अपन ने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं सारी, आपको शुरू से लेकर आखिर तक सारी बात समझा देता हूँ कि हमने अब तक इस चैप्टर के अंदर क्या क्या बातें पढ़ी, ताकि कई बार क्या होता है हम चैप्टर पढ़ते पढ़ते क्या खो जाते हैं, क्या पढ़ा था सर इसके अंदर, है कहाँ चल रहे थे। तो मैं आपको सारी बात याद दिला देता हूँ। तो शॉर्ट रिकैप ले लेते हैं इसका। तो देखो,
क्या पढ़ा? इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या चीज़ है, जब डिटेल का डिस्कशन होता है तो माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाती है, जब ओवरऑल डिस्कशन करते हो तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाती है। फिर मैंने आपको बताया था इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजिंग आउट ऑफ द फैक्ट्स दैट आवर रिसोर्सेज आर स्केर्स इन रिलेशन टू आवर नीड्स एंड डिज़ायर। नीड्स और डिज़ायर के रिलेशन में हमारे रिसोर्सेज की हमें कमी नज़र आने लगती है। आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, प्रोडक्शन के पॉइंट से बात करें, फार्मर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो फार्मर को भी अगर ज़मीन का टुकड़ा उसके पास एक लिमिटेड है तो या तो वो उस पर खेती कर लेगा या फिर वो उस पर बिल्डिंग बना लेगा। दोनों काम एक साथ नहीं कर सकता क्योंकि उसके रिसोर्सेज लिमिटेड है। फिर मैंने आपको एक बार बताया, बेसिकली देर आर 3 कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। जो भी हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं उसके बेसिकली 3 कारण हैं, अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड रिसोर्सेज और ऑल्टरनेटिव यूजेस। हमको हमेशा हमारी एक वांट कंप्लीट होने के बाद दूसरी क्रॉप अप हो जाती है, यानी दूसरी अराइज हो जाती है। इसी वजह से हमें हमारे रिसोर्सेज जो है ना लिमिटेड लगने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी वांट्स अनलिमिटेड है। और हमारी वांट्स अनलिमिटेड क्यों है? क्योंकि उसके पीछे ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। जैसे मैंने आपको दूध का एग्जांपल दिया था, दूध से हमको शेक भी पीना है, चाय भी पीनी है, पनीर भी खाना है, खीर भी खानी है, तो दूध तो लिमिटेड है। अगर 1 लीटर दूध आ रहा है तो उससे सारी चीज़ें नहीं बन सकती। तो हम, क्योंकि उस दूध के हम ऑल्टरनेटिव यूजेस ले सकते हैं, इस वजह से हमें हमारी रिसोर्स लिमिटेड लगने लग जाता है। हमारा दूध जो लेकर आ रहे हैं घर पे वो हमें लिमिटेड लगने लग जाता है। क्यों? क्योंकि हमको उसके ऑल्टरनेटिव यूजेस समझ में आते हैं कि हमें शेक भी पीना है, मैंगो शेक भी बना दो मम्मी, मेरे को चाय भी बना दो, मुझे तो खीर भी बना दो, मुझे मिठाई भी बना दो, मुझे पनीर भी बना दो, तो इसीलिए। और वांट हमारी अनलिमिटेड है, चाहिए हमें सब कुछ। फिर मैंने बताया था सेंट्रल प्रॉब्लम 3 तरीके की है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस की बात करूं तो क्या प्रोडक्शन करना है, कितनी क्वांटिटी में करना है। हाउ टू प्रोड्यूस की बात करूं तो 2 तरीके की टेक्निक होती है, लेबर इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव। हम दोनों लोगों की तरह के लिए प्रोडक्शन करते हैं, रिच के लिए भी करते हैं, पुअर के लिए भी करते हैं। फिर मैंने आपको बताया था इकोनॉमी, पहले जो डेफिनेशन दी थी वो इकोनॉमिक्स की दी थी, फिर अब आती है बात इकोनॉमी की। इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है, जैसे हर कंट्री की इकोनॉमी होती है, जैसे इंडियन इकोनॉमी, चाइना इकोनॉमी, यूएस इकोनॉमी। इकोनॉमी आपको कमाने का तरीका बताता है ना, और कमाने का मौका देता है। एक इकोनॉमी है वो मीन्स टू वर्क देता है और अर्न अ लिविंग देता है। मतलब आपको कमाने का जरिया देगा। एक कोई भी इकोनॉमी में अगर आप काम कर रहे हो तो कमाने का जरिया आपको मिलता है और कमाने का मौका भी आपको मिलता है। ठीक है। इकोनॉमी 2 तरीके की होती है, ओपन इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी का मतलब है कि जिस कंट्री का सारी बाकी की कंट्री से रिलेशन होता है, यानी पूरा ग्लोबलाइजेशन है जिसका, दूसरी कंट्री से पूरा रिलेशन रहता है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, ओपन इकोनॉमी। लेकिन जिस कंट्री के दूसरी कंट्री से कोई रिलेशन नहीं रहता उसे हम बोलते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी। लेकिन एक ध्यान देने वाली बात है कि प्रैक्टिकल लाइफ में क्लोज्ड इकोनॉमी आज के टाइम पे कोई भी नहीं है, क्योंकि आज ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, हर कंट्री का दूसरी कंट्री से पूरा जो है रिलेशन रहता है, इसलिए। फिर स्कार्सिटी का एग्जाम्पल दिया था मैंने, फिर से यहाँ पर आपको एक बताया था स्कार्सिटी का मतलब क्या है। स्कार्सिटी का मतलब है जब आपकी डिमांड ज़्यादा रहती है आपके रिसोर्सेज के कंपैरिजन में, तो तब हमें अपनी रिसोर्सेज स्केर्सिटी लगने लग जाती है, हमारे रिसोर्सेज स्केर्स लगने लग जाते हैं। मैंने बर्थडे गिफ्ट का आपको एग्जाम्पल दिया था। इकोनॉमिक प्रॉब्लम एराइज होने के पीछे कारण ही यही है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, है ना, क्योंकि हर चीज़ों के ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, तो हमें क्या काम करना पड़ता है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ही मेन कारण है। ठीक है, आपसे पूछे इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मेन कारण क्या है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है। ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिक प्रॉब्लम 3 तरीके की है, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, लिमिटेड रिसोर्सेज और रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। ये 3 कारण है। तो ये 3 कारण इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमारी चॉइस की प्रॉब्लम की वजह से ही अराइज हुई है। फिर मैंने बताया था इकोनॉमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है, किसी भी रिसोर्सेज का इफेक्टिव और एफिशिएंट यूज करना इकोनॉमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज कहलाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बताया था बर्थडे पार्टी का एग्जांपल, तो अगर 5,000 रुपए हैं तो आपको शॉपिंग भी करनी है, डांस पार्टी भी करनी है, गेमिंग भी करना है, ठीक है, और मूवी भी देखनी है, फूड भी है, स्टेशनरी भी है, केक भी है, तो लेकिन आपने इसमें बेस्ट ऑल्टरनेटिव ढूंढा कि मेरे पूरे रिसोर्सेज खर्च हो जाएं, तो मैं ऐसा क्या काम करूं, पूरे 5,000 रुपये पापा ने दिए गिफ्ट के रूप में, तो वो पूरे खर्च हो जाए। तो आपने शॉपिंग और फूड का ऑप्शन लिया, तो आपने अपने रिसोर्सेज का कैसा यूज किया, इफेक्टिव और एफिशिएंट यूज किया। तो उसको हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज। ये टर्म्स ही आपके, इसी टर्म्स के ऊपर ही क्वेश्चंस आपके आएंगे। फिर मैंने बताया देखो 2 तरीके की इकोनॉमी होती है, एक होती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, एक होती है सोशलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होती है और इसका पूरा मेन एम होता है प्रॉफिट कमाना, और जो सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है वो गवर्नमेंट के हाथ में होती है और उसका सोशल वेलफेयर काम होता है। मैंने एग्जांपल आपको रेलवे और ट्रेन का भी दिया, रेलवे का एग्जांपल दिया था और एरोप्लेन का दिया था। प्लेन प्राइवेट के हाथ में है,
तो उसकी टिकट्स इतनी महंगी हैं, एक आम आदमी उसमें सफ़र करना मुश्किल होती है। लेकिन रेलवे के अंदर कोई भी सफ़र कर सकता है, क्योंकि रेलवे के अंदर जो कोचेज बने हुए होते हैं वो जनरल कोच भी होता है, एसी कोचेज भी होते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, हर तरीके के होते हैं, और उसके जो फेयर होते हैं वो भी उस हिसाब से होते हैं। तभी गवर्नमेंट हमारी इंडिया के अंदर मिक्स्ड इकोनॉमी और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, मतलब मिक्स्ड इकोनॉमी है, सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट का मिक्सचर। कुछ सेक्टर्स को तो हमने गवर्नमेंट के हाथ में दे रखा है, कुछ सेक्टर प्राइवेट के हाथ में दे रखे हैं, तो हमारी तो इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी रहेगी। तो अब सवाल ये उठता है कि सोशल वेलफेयर का काम तो गवर्नमेंट ही देखती है ना, तो इसीलिए ये बात बोली गई है कि सोशलिस्ट इकोनॉमी सोशल वेलफेयर करती है और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी प्रॉफिट मोटिव को देखती है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो प्राइस मैकेनिज्म जो होता है ना, सेंट्रल प्रॉब्लम किसके द्वारा सॉल्व की जाती है? प्राइस मैकेनिज्म के द्वारा। जिसकी जितनी ज्यादा डिमांड होगी उसको उतनी सप्लाई करेंगे, ठीक है। जिसकी डिमांड कम होगी उसमें सप्लाई नहीं करेंगे। डिमांड होगी, सप्लाई करोगे तो प्रॉफिट भी कमाओगे। जब किसी चीज की डिमांड ही नहीं है तो प्रॉफिट भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि फिर सप्लाई भी नहीं होगी उस चीज की। तो सारा खेल प्रॉफिट, डिमांड और सप्लाई के ऊपर चलता है, जिसको हम बोलते हैं प्राइस मैकेनिज्म। लेकिन सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर जो सेंट्रल प्रॉब्लम किसके द्वारा सॉल्व की जाती है? सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी के द्वारा, यानी गवर्नमेंट के द्वारा। वहां पर प्रॉफिट मोटिव तो देखा नहीं जाता। अगर सेंट्रल प्रॉब्लम है तो जो सरकार ने बोल दिया आपको वही मानना पड़ेगा। फिर इसको आप, दूसरा नाम होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का फ्री मार्केट इकोनॉमी, और उसका नाम होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी का सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, ठीक है। फिर मैंने व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस को मैंने एक बहुत डिटेल चर्चा की थी इसकी, और मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि मान के चलो कि जो है मैंने मदर का एग्जांपल दिया था कि क्या बनाऊं, मम्मी क्या सोचती है क्या बनाऊं, बर्गर बनाऊं, पिज़्ज़ा बनाऊं, नूडल्स बनाऊं। तो मम्मी के पास दो तरीके के ऑप्शंस हैं कि मम्मी मशीनों से भी बना सकती है और हाथों से भी बना सकती है। तो मशीन से बनाएगी तो मशीन थोड़ी महंगी है, हाथों से बनाएगी सस्ता बन जाएगा, लेकिन इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं होगी। इसी बात को आप अपनी इकोनॉमी से जोड़ सकते हैं। फिर इसके बाद मैंने बताया था मम्मी के 3 बच्चे हैं, एक बड़ा, एक मंझला और एक सबसे छोटा। तो मम्मी क्या चीज सोचती है? सबसे मंझला बच्चा, जो बीच वाला बच्चा है, वो मम्मी का कहना सबसे ज्यादा मानता है। तो धनिया लेकर अगर आया, याद होगा एग्जाम्पल दिया था, धनिया लेकर अगर आया तो मम्मी सबसे ज्यादा बर्गर भी फिर उसी को देगी। तो ऐसी हमारी इकोनॉमी भी होती है। इकोनॉमी क्या काम करेगी? रिच के लिए भी एक प्रोडक्शन करेगी या पुअर के लिए करेगी? तो रिच और पुअर में से जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा उसी के लिए ही तो प्रोडक्शन करेगी। तो यही बात मैंने फॉर होम टू प्रोड्यूस में, व्हाट टू प्रोड्यूस में और हाउ टू प्रोड्यूस के अंदर बताई थी आपको। और फिर अपन ने बात किया कि स्लोपिंग कर्व क्या होते हैं, और स्लोपिंग कर्व के बारे में मैंने आपको सारी बात बताई कि हमारा स्लोपिंग कर्व जब एक यूनिट को बढ़ाने से दूसरी यूनिट को कम करते हैं तो हमेशा कर्व हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग जाता है। लेमन जूस और शरबत का एग्जाम्पल देके आपको सारी बातें समझाई थी। और फिर पिज्जा और बर्गर के हिसाब से मैंने आपको ये बात बताया कि इंक्रीजिंग रिटर्न किसे कहते हैं, कांस्टेंट रिटर्न किसे कहते हैं और डिक्रीजिंग रिटर्न किसे कहते हैं। जब हम एक यूनिट को बढ़ाने के लिए, जैसे पिज्जा को बढ़ाने के लिए बर्गर को सेक्रीफाइस करते हैं, तो अगर वो सेक्रीफाइस बढ़ता चला जाए, बढ़ता चला जाए, बढ़ता चला जाए, तो वो इंक्रीजिंग रेट कहलाता है। अगर वो सेक्रीफाइस कांस्टेंट रहेगा तो कांस्टेंट रेट कहलाता है सेक्रीफाइस का। और अगर वो पहले सेक्रीफाइस ज्यादा हो, फिर कम हो, फिर कम हो, फिर कम हो, तो वो डिक्रीजिंग रेट कहलाता है। तो अगर इंक्रीजिंग रेट है तो कॉनकेव वाला कर्व बनता है, कांस्टेंट रेट है तो स्ट्रेट कर्व बनता है, डिक्रीजिंग रेट है तो कॉन्वेक्स शेप्ड कर्व बनता है। स्लोप ऑफ कर्व की बात करूं तो जितना भी आपने वाई में चेंज हुआ, जितना एक्स में चेंज हुआ, उसको डिवाइड करते हैं तो वो स्लोप होता है। और इन्हीं सारी चीजों को मैंने पीपीसी के ऊपर आपको कोरिलेट करके बताया। और मैंने आपको बताया कि पीपीसी के अंदर के कई सारे नाम होते हैं। घर में प्यार से मम्मी इसे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर बुलाती है, स्कूल में नाम इसका ट्रांसफॉर्मेशन कर्व है, और कोचिंग के अंदर इसका नाम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो आपको किसी भी नाम से पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन। फिर मैंने आपको अजम्पशंस बताए हैं कि पीपीसी कर्व के क्या एग्जम्पशन होते हैं, कि रिसोर्सेज आपके हमेशा फिक्स रहेंगे, टेक्नोलॉजी के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, और रिसोर्सेज आपके फुली यूज्ड होंगे। ये आपसे पूछे जाएंगे कि एक्सप्लेन द अजम्पशन ऑफ पीपीसी कर्व। और सबसे इंपॉर्टेंट डी पॉइंट है, हर रिसोर्स इक्वल एफिशिएंट नहीं है। जैसे मैंने आपको विराट कोहली का एग्जांपल दिया, अगर विराट कोहली क्रिकेट खेलने जा रहा है तो क्रिकेट में जितना एफिशिएंट है जरूरी नहीं है कि वही उतना एफिशिएंट फुटबॉल में भी हो। ऐसी जो हम रिसोर्सेज यूज करने जा रहे हैं प्रोडक्शन करने के लिए, जरूरी नहीं है कि सारे रिसोर्सेज इक्वल एफिशिएंट हो। ये 4 एजम्पशन आपको लिखकर आने हैं पीपीसी के ऊपर। फिर मैंने आपको यहां पर बताया एमआरटी किसे बोलते हैं, यानी मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसे बोलते हैं। जिसे हम सेक्रीफाइस बोल रहे थे वो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, और उसी को अगर रेशो में बताते हैं हम तो वो एमआरटी कहलाता है। पीपीसी कर्व के अगर ऊपर पॉइंट आ रहा है तो हम बोलते हैं फुलर यूटिलाइजेशन है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के अगर अंदर पॉइंट आ रहा है तो हम उसको बोलते हैं अंडर यूटिलाइजेशन है। और अगर उसके बाहर पॉइंट आ रहा है तो हम उसको क्या बोलते हैं कि ये अनअटेनेबल पॉइंट है, जिसको अटेन नहीं किया जा सकता, जिसको हम अचीव नहीं कर सकते, जिसको अटेन नहीं कर सकते। अगर इसको आप ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स लिखकर आ जाओगे तो ये आपका गलत हो जाएगा, इसलिए हमें इसको क्या लिखकर आना है, अनअटेनेबल।
उसके बाद मैंने आपको मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की डेफिनेशन बता दी, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की बता दी। और कल को अगर आपकी कोई क्वेश्चन आता है कि बताओ स्लोप ऑफ पीपीसी क्या है, तो आप क्या बोलोगे, स्लोप ऑफ पीपीसी एमआरटी इज द स्लोप ऑफ पीपीसी। और मैंने एमआरटी का आपको फॉर्मूला भी लिखवा दिया। इसके बाद मैंने आपको बताया था पीपीसी मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी क्या है। पीपीसी हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग है, कर्व है लेफ्ट टू राइट, ये बात हम पढ़ चुके हैं। ये कॉन्केव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन है। कॉन्केव कौन सी कंडीशन में होगा, बिकॉज ऑफ मतलब कॉन्केव होने का कारण क्या है, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब आपको इसका पूरा कारण पता लग चुका है कि पीपीसी कॉन्केव क्यों होता है, इंक्रीजिंग एमओसी होता है। आपसे क्वेश्चन आ जाए क्या पीपीसी स्ट्रेट लाइन हो सकता है, अगर हाँ तो कौन सी कंडीशन में, तो आप बोल सकते हैं पीपीसी कैन बी ऑफ स्ट्रेट लाइन, जस्ट स्ट्रेट लाइन कर्व, जस्ट बिकॉज ऑफ कांस्टेंट एमओसी। कैन पीपीसी बी कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, हाँ आप कह सकते हो कॉन्वेक्स हो सकता है। कब हो सकता है, व्हेन आवर एमओसी इज डिक्रीजिंग। तो अब आपको कारण सबको ही पता है, क्वेश्चन कैसे भी घुमा के आ जाएगा, अब आप कर सकते हो। पीपीसी कैन शिफ्ट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ये भी इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है। लेकिन मैं शिफ्टिंग के ऊपर आपको एक लंबी चौड़ी बातें बतानी है, कुछ ग्राफ बताने हैं। यहां तक की बात उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई, मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके टाटा बाय बाय।